गुड मॉर्निंग, राधे राधे, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का हिंदी टीचर्स एकेडमी में। तो एलटी ग्रेड मेंस की क्लासें आज से शुरू हो रही हैं। आज है 4 फरवरी और आज से हमारे ऐप पर क्लासें क्या होंगी, स्टार्ट होंगी। तो 2 सीरीज में क्लासें चलेंगी। एक तो मैं आप लोगों को थ्योरी वाइज कराऊंगी, चैप्टर वाइज, आदिकाल से लेके मतलब हर चीज़ चैप्टर वाइज चलेगा। और एक मैं प्रश्न कराऊंगी, 100-200 मैं आप लोगों को खुद प्रश्न लिखूंगी, वो कराऊंगी। तो 2 सीरीज में क्लासें चलेंगी। एक में आप ये सीखेंगे कि प्रश्न कैसे बनता है, लिखना कैसे है, क्या लिखना है। और दूसरा में आप सीखेंगे, समझेंगे, जानेंगे कि कुछ प्रश्न बनेगा तो हम समझ विकसित करेंगे, इसमें हम समझेंगे चीज़ों को दूसरे वाली क्लास में। तो 2 सीरीज चलेगी और गारंटी है मेंस बहुत अच्छे से आप क्लियर करेंगे। हमारे साथ आप जुड़े हैं और जैसा हम बता रहे हैं वैसा कर रहे हैं तो आप मेंस में पीछे हो ही नहीं सकते हैं। आप बहुत अच्छे तरीके से वहाँ लिखेंगे और बहुत अच्छा रिजल्ट बनाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। क्योंकि जो चीज़ें आपको चाहिए मेंस के लिए, जो क्लासें चाहिए, वो सब प्रोवाइड कराऊंगी मैं, वो भी बहुत कम टाइम में और बहुत अच्छे कंटेंट के साथ। ज़्यादा आपका टाइम भी वेस्ट नहीं करूँगी और मैटर बहुत अच्छा आपको दूँगी, ऐसा कि एकदम एग्ज़ाम में हूबहू वही आ जाए, इतना आपको बेनिफिट हो। तो 2 सीरीज में चलाऊंगी अपने बैच में, लक्ष्य बैच में, जो हमारा मेंस के लिए है स्पेशल एलटी ग्रेड। तो आज हमारा पहला टॉपिक है हिंदी साहित्य काल विभाजन एवं नामकरण। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन हम देखेंगे। पहले उद्देश्य देखेंगे, फिर प्रस्तावना देखेंगे, फिर हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण देखेंगे। तो आइए पहले हम उद्देश्य को देखते हैं। प्रस्तुत खंड की पहली इकाई में हिंदी साहित्य के इतिहास का अध्ययन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त हिंदी साहित्य का काल विभाजन पे विस्तृत चर्चा इस अध्याय में की गई है। काल विभाजन और नामकरण के संबंध में विभिन्न विद्वानों और आचार्यों के मत भी इस अध्याय में दिए गए हैं, ताकि इस इकाई का अध्ययन कर विद्यार्थी बोध प्रश्नों का उत्तर आसानी से प्राप्त कर सके। तो अब है प्रस्तावना, आइए हम देखते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। दिया है कि साहित्य नदी के प्रवाह की तरह होता है, जो निरंतर आगे बढ़ता है। उसमें न कोई रुकावट आती है और न ही कोई उसे भंग करता है। हाँ, समय के साथ उसमें परिवर्तन आते रहते हैं और परिवर्तन के अनुरूप साहित्य को नई प्रवृत्तियाँ और नई दिशाएं मिलती हैं। तो दिया है साहित्य नदी के प्रवाह की तरह होता है, जो निरंतर आगे बढ़ता है। उसमें ना कोई रुकावट आती है और ना ही कोई उसे भंग करता है। हाँ, समय के साथ उसमें बदलाव आते रहते हैं। परिवर्तन के अनुरूप साहित्य को नई प्रवृत्तियाँ और नए दिशाएं मिलते हैं, लेकिन वो रुकता कभी नहीं है। किसी भी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने की सर्वाधिक उपयुक्त प्रणाली उस साहित्य में प्रवाहित साहित्य धाराओं, विविध प्रवृत्तियों के आधार पे उसे विभाजित करना है। युग की परिस्थितियों के अनुकूल साहित्य की विषय तथा शैलीगत प्रवृत्तियां परिवर्तित होती रहती हैं। हिंदी साहित्य के विषय में भी ये बात युक्त प्रतीत होती है। एक विशेष काल में समाज की विशेष परिस्थितियां एवं तत्सम संबंधी विचारधाराएं रही हैं और उन्हीं के अनुरूप साहित्यिक रचनाएं प्रस्तुत हुई हैं। अपवाद रहे अवश्य, परंतु गौर प्रवृत्ति के रूप में काल विभाजन करते समय स्वयं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के आधार के संबंध में अपना मत स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने कहा है, क्या कहा है शुक्ल जी ने, ये कथन याद रखेंगे पूरा, कि जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक
इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य के परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। हिंदी साहित्य के इतिहास की सामग्री भक्तमाल, 84 वैष्णवन की वार्ता, 252 वैष्णवन की वार्ता आदि ग्रंथों में मिलती है, किंतु काल विभाजन और नामकरण की कोई दृष्टि नहीं की गई। हिंदी साहित्य के इतिहास का सर्वप्रथम लिखने का श्रेय फ्रेंच विद्वान गार्सा दत्तासी को दिया जाता है। इन्होंने फ्रेंच भाषा में इस्तवार द ला लिटरेत्यूर एंदुई हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ में अंग्रेजी वर्ण क्रमानुसार हिंदी और उर्दू भाषा के अनेक कवियों का परिचय दिया है, परंतु उन्होंने भी काल विभाजन और नामकरण की ओर ध्यान नहीं दिया था। इस परंपरा का दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ हिंदी विद्वान शिव सिंह सेंगर का शिव सिंह सरोज है। इसमें लगभग 1000 भाषा कवियों के जीवन चरित्र और इनकी कविताओं के उदाहरण संग्रहित किए गए हैं, किंतु काल विभाजन का इसमें कोई संकेत नहीं है। इस संबंध में सबसे पहला प्रयास करने का श्रेय जॉर्ज ग्रियर्सन को है, पर जैसा कि उन्होंने स्वयं अपने ग्रंथ की भूमिका में स्वीकार किया है, क्या स्वीकार किया है? लिखा है कि उनके सामने अनेक ऐसी कठिनाइयाँ थी जिससे वे कालक्रम एवं काल विभाजन के निर्वाह में पूर्णतः सफल नहीं हो सके। उन्होंने लिखा है, ग्रियर्सन ने क्या, कि सामग्री को यथासंभव काल क्रमानुसार प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है और ये सर्वत्र सरल नहीं रहा है और कतिपय स्थलों पर तो ये असंभव सिद्ध हुआ है। इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को निम्नलिखित 11 शीर्षकों के अंतर्गत विभाजित किया है। ग्रियर्सन ने काल विभाजन किया है तो हिंदी साहित्य के इतिहास को 11 शीर्षकों में बांटा है। पहला नाम दिया है चारण काल, दूसरा नाम है 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण, तीसरा है जायसी की प्रेम कविता, चौथा है ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, पांचवा है मुगल दरबार, छठवां है तुलसीदास, सातवां है रीति काव्य और आठवां है तुलसीदास के अन्य परवर्ती, नवां है 18वीं शताब्दी और 10वां है कंपनी के शासन में हिंदुस्तान और 11वां है महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। डॉक्टर ग्रियर्सन के विभाजन में अनेक असंगतियां, न्यूनता एवं त्रुटियां होते हुए भी प्रथम प्रयास होने के कारण इसका अपना महत्व है। अब ग्रियर्सन ने काल विभाजन किया, उसमें बड़ी त्रुटियां हैं, बहुत कमियां हैं, लेकिन फिर भी उसका महत्व बहुत ज़्यादा है क्योंकि वो काल विभाजन का पहला प्रयास किए हैं। सबसे पहले उन्होंने काल विभाजन किया तो स्वाभाविक सी बात है त्रुटियां और कमियां तो होंगी, लेकिन शुरुआत तो उन्होंने किया, आधार तो उन्होंने दिया, तो इसीलिए उनका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। आगे चल के मिश्र बंधुओं ने अपने मिश्र बंधु विनोद 1913 में जो लिखा गया काल विभाजन का नया प्रयास किया, जो प्रत्येक दृष्टि से ग्रियर्सन के प्रयास से बहुत अधिक प्रौढ़ एवं विकसित कहा जा सकता है। और इनका विभाजन इस प्रकार है, आइए देखते हैं जो मिश्र बंधुओं ने किया है। इन्होंने 5 भागों में बांटा है इतिहास को। पहला नाम दिया है आरंभिक काल। आरंभिक काल को 2 भागों में बांटा है, एक पूर्वारंभिक काल और दूसरा उत्तरारंभिक काल। तो पूर्वारंभिक काल की समय अवधि बताई है 700 से 1343 विक्रमी और उत्तरारंभिक काल की बताई है 1344 से 1444 विक्रमी। फिर माध्यमिक काल को भी 2 भागों में बांटा है, पूर्व माध्यमिक काल, प्रौढ़ माध्यमिक काल। पूर्व माध्यमिक काल 1445 से 1560 विक्रमी है और प्रौढ़ माध्यमिक काल 1561 से 1580 विक्रमी है। फिर अलंकृत काल है, इसको भी 2 भागों में बांटा है, पूर्वालंकृत काल, उत्तरालंकृत काल। पूर्वालंकृत काल 1681 से 1790 विक्रमी है और उत्तरालंकृत काल 1791 से 1889 विक्रमी है।
फिर परिवर्तन काल है 1890 से 1925 विक्रमी, इसका तो डेट टीजीटी में आया है, परिवर्तन काल की समय सीमा। फिर वर्तमान काल है 1926 से अब तक। तो ध्यान देंगे, मिश्रबंधु ने काल विभाजन किया है तो 5 भागों में बांटा है इतिहास को। आरंभिक काल, माध्यमिक काल, अलंकृत काल, परिवर्तन काल, वर्तमान काल, ये 5 नाम आपको याद होने चाहिए। फिर आरंभिक काल को 2 भागों में, माध्यमिक काल को भी 2 भागों में, पूर्व और प्रौढ़, और अलंकृत काल को भी 2 भागों में, पूर्वालंकृत, उत्तरालंकृत। तो ये आपको ध्यान देना है। मिश्र बंधुओं के पश्चात आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने सन 1929 में हिंदी साहित्य का इतिहास प्रस्तुत करते हुए काल विभाजन का नया प्रयास किया और इनके काल विभाजन में अधिक सरलता, स्पष्टता एवं सुबोधता है। अपनी इसी विशेषता के कारण वह आज तक सर्वमान्य एवं सर्व प्रचलित है और उनका काल विभाजन इस प्रकार है। शुक्ल जी का काल विभाजन सर्वमान्य एवं सर्वत्र प्रचलित है और उनका काल विभाजन 4 भागों में है। आइए देखते हैं। पहला है आदिकाल। आदिकाल को शुक्ल जी नाम देते हैं वीरगाथा काल और समय सीमा बताते हैं संवत 1050 से 1375 विक्रमी, याद होना चाहिए। फिर पूर्व मध्यकाल को शुक्ल जी नाम देते हैं भक्ति काल और समय बताते हैं संवत 1375 से 1700 विक्रमी। फिर तीसरा है उत्तर मध्यकाल और इसको नाम देते हैं रीति काल और समय बताते हैं संवत 1700 से 1900 विक्रमी। और चौथा है आधुनिक काल जिसे नाम देते हैं गद्य काल और समय बताते हैं संवत 1900 से अब तक। आचार्य शुक्ल जी के पश्चात डॉक्टर राम कुमार वर्मा का नाम इस प्रसंग में उल्लेखनीय है, जिन्होंने अपना नया काल विभाजन प्रस्तुत किया है। तो रामचंद्र शुक्ल जी के पश्चात राम कुमार वर्मा का भी काल विभाजन उल्लेखनीय है। सभी का काल विभाजन आपको याद होना चाहिए, याद रहेगा तभी तो वहाँ लिखेंगे। तो राम कुमार वर्मा ने भी 5 भागों में बांटा है। पहला तो नाम दिया है संधि काल। संधि काल 750 से 1000 विक्रमी और चारण काल दूसरा है 1000 से 1375 विक्रमी। भक्ति काल तीसरा नाम दिए हैं 1375 से 1700 और रीति काल 1700 से 1900 और आधुनिक काल 1900 से अब तक। इनका बस अलग है संधि काल और चारण काल, बाकी सब सेम है शुक्ल जी की तरह। डॉक्टर वर्मा के विभाजन के अंतिम 3 काल विभाजन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के ही विभाजन के अनुरूप हैं। केवल वीर गाथा काल के स्थान पे चारण काल एवं संधि काल नाम देके अपना नयापन स्थापित किया है, बाकी सब उन्हीं का है। इसी परंपरा में बाबू श्याम सुंदर दास द्वारा किया हुआ काल विभाजन भी उल्लेखनीय है। उनके काल विभाजन में शुक्ल जी से कोई अधिक भिन्नता नहीं है और उनका काल विभाजन इस प्रकार है। आइए देखते हैं। आदि काल को श्याम सुंदर दास नाम देते हैं वीर गाथा युग और समय बताते हैं 1000 संवत से 1400 तक। पूर्व मध्य काल को श्याम सुंदर दास नाम देते हैं भक्ति का युग और समय बताते हैं 1400 से 1700 विक्रमी। उत्तर मध्य युग को श्याम सुंदर दास नाम देते हैं रीति ग्रंथों का युग और समय बताते हैं संवत 1700 से 1900 तक। और आधुनिक युग को नाम देते हैं नवीन विकास का युग और समय बताते हैं संवत 1900 से अब तक। उपयुक्त काल विभाजन की परंपरा में आचार्य शुक्ल जी के बाद कुछ विद्वानों ने थोड़ा बहुत परिवर्तन करके अपना काल विभाजन प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, परंतु शुक्ल जी का इतिहास लेखन का आधार ही अधिक वैज्ञानिक, तर्कसंगत और उपयुक्त प्रतीत होता है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास में उसका अनुमोदन किया है और उनका काल विभाजन इस प्रकार है। जैसे गणपति चंद्रगुप्त ने भी 4 भागों में बांटा है इतिहास को। पहला नाम दिया है प्रारंभिक काल और समय बताया है 1084 से 1350 ईस्वी। दूसरा नाम दिया है पूर्व मध्य काल और समय बताया है 1350 से 1600 ईस्वी।
तीसरा नाम दिया है उत्तर मध्यकाल और समय बताया है 1600 से 1857 ईस्वी। चौथा नाम दिया है आधुनिक काल, समय बताया है 1857 से अब तक। तो ये हो गया गणपति चंद्रगुप्त का काल विभाजन, जिन्होंने प्रारंभिक काल, पूर्व मध्य काल, उत्तर मध्य काल और आधुनिक काल में विभाजित किया है। इसी परंपरा में डॉक्टर नगेंद्र का भी नाम उल्लेखनीय है। उन्होंने हिंदी साहित्य का काल विभाजन तथा नामकरण इस प्रकार किया है। आइए देखते हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने आदिकाल को आदिकाल ही नाम दिया है और समय बताया है 7वीं सदी के मध्य से 14वीं सदी के मध्य तक। इनका याद करना बड़ा आसान है। आदिकाल 7वीं सदी के मध्य से 14वीं सदी के मध्य तक, भक्ति काल 14वीं सदी के मध्य से 17वीं सदी के मध्य तक और रीतिकाल 17वीं सदी के मध्य से 19वीं सदी के मध्य तक और आधुनिक काल 19वीं सदी के मध्य से अब तक। तो नाम सब इनका सर्वमान्य वाला ही है, बस समय सीमा 7वीं के मध्य से 14वीं के मध्य, 14वीं से 17वीं, 17वीं से 19वीं, 19वीं सदी के मध्य तक अंतिम है। तो इनका सबसे आसान है नगेंद्र का। तो हमने डॉक्टर नगेंद्र का देखा। अब आधुनिक काल को भी नगेंद्र विभाजित किए हैं। आधुनिक काल में भारतेंदु काल को पुनर्जागरण काल नाम देते हैं डॉक्टर नगेंद्र और समय बताते हैं 1857 से 1900 ईस्वी। और द्विवेदी काल को डॉक्टर नगेंद्र जागरण सुधार काल नाम देते हैं और समय बताते हैं 1900 से 1918 ईस्वी। और छायावाद काल को डॉक्टर नगेंद्र 1918 से 1938 बताते हैं, नाम छायावाद ही देते हैं। छायावाद के बाद को छायावादोत्तर काल कहते हैं और छायावादोत्तर काल को 2 भागों में बांटते हैं। एक तो प्रगति प्रयोग काल 1938 से 53 तक और दूसरा नवलेखन काल 1953 से अब तक। उपयुक्त सभी विद्वानों के काल विभाजन में आचार्य शुक्ल जी का ही काल विभाजन सर्वसम्मत एवं उपयुक्त माना गया है। तो अब समझ में आ गया हिंदी साहित्य का काल विभाजन कैसे हुआ और किसने किसने किया, क्या क्या नाम दिया। अब पूछेगा हिंदी साहित्य का काल विभाजन लिखिए तो एकदम छाप देना है। अधिक से अधिक 150 शब्द देगा, 200 शब्द देगा, इसमें से आसानी से लिखा ही जाएगा। और ये बहुत बेस्ट हम लोग तरीका अपनाए हैं। ये हर इतिहास ग्रंथ का निचोड़ है, चाहे शुक्ल जी का हो, चाहे बच्चन जी का हो, चाहे चतुर्वेदी जी का हो। हम लोग इसमें हर बुक का निचोड़ पढ़ेंगे। आप बुक पढ़ेंगे तो वहाँ से सीधे प्रश्न नहीं मिलेगा, यहाँ से आपको सीधे सीधे प्रश्न मिलेगा और आप लिखना सीख जाएंगे। आपको समझ में भी चीज़ें आएंगी। हो सकता है बुक वाला कम समझ में आए, लेकिन ये ज़्यादा समझ में आएगा और आप बहुत अच्छा करेंगे। आप देखेंगे कि आप पूरा सिलेबस को थ्योरी वाइज पढ़ लेंगे। मुझे नहीं लगता ऐसे थ्योरी वाइज आपको पूरा सिलेबस कोई पढ़ाएगा और इतना कम टाइम है, कम टाइम में हम लोग बहुत अच्छा करेंगे। अगर आप लोग धीरे धीरे चाहते हैं खूब लिख लिख के मैं पढ़ाऊँ एकदम बोर्ड पे, तो वो वाला में बहुत टाइम लगता है। वो कब पढ़ा जाता है पता है? जब एग्ज़ाम डेट नहीं आई होती है, साल भर का समय होता है, हमारे सामने एग्ज़ाम डेट है, 3 महीने बाद हमको मेंस लिखना है, हमको स्मार्ट स्ट्रेटजी अपनानी है, हम कम समय में कैसे बेहतर करेंगे। एमआरएस का 1-2 महीने में होगा, केवीएस का बहुत जल्दी उसका भी हो जाएगा। तो हमारे पास समय कम है और कम समय के लिए हमारी जो रणनीति है वो सुपर डुपर है। आप बस विश्वास करके पढ़िए, ना क्लास अच्छी लगे फिर भी देखिए। आप 10 दिन लगातार मुझसे मेंस की क्लास करिए, आपके अंदर ना कॉन्फिडेंस आ जाए मेंस लिखने का तो कहिएगा और आपको चीज़ें समझ में आएंगी, आपको अच्छा लगने लगेगा। हो सकता है पहली दूसरी क्लास ना अच्छी लगे, मेरा तरीका ना अच्छा लगे, आपको डाउट हो मैम ये कैसे पढ़ा रही हैं, क्योंकि मैं सबसे अलग पढ़ाती हूँ। सब लोग दूसरे तरीके से करते हैं, मेरा दूसरा ही रणनीति होता है। तो आप लोगों को बस 1 हफ्ता मुझे समय दीजिए, 1 हफ्ता में आप लोगों को सब समझ आएगा। आप देखेंगे लगेगा कि हाँ अब हम मेंस लिख सकते हैं। और 3 महीना, 1 महीना, 1.5 महीना तो बहुत समय है, तो बहुत अच्छे से हम पढ़ेंगे। आज हमने पढ़ लिया हिंदी साहित्य का काल विभाजन। हमको टॉपिक वाइज भी पढ़ना है, क्योंकि हो सके मैं जो 200 प्रश्न कराऊं वो 200 में से कुछ न आए या आपको वो अच्छे से न समझ में आए, कुछ नया बन जाए, तो उसके लिए ये मेरा सीरीज काम करेगा। नहीं तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा जो प्रश्न कराऊंगी उसी में से फंसाने का। लेकिन बाय द वे न हुआ, कुछ नया आ गया, तो आपको ये सीरीज काम करेगी। मतलब हमसे बच के मेंस जा नहीं सकता है बाहर, इतना जान लीजिए। जहाँ जाएगा हमारे पास ही लौट के आएगा ना। तो हम लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ना। अब अगली क्लास में हम हिंदी साहित्य का नामकरण पढ़ेंगे। काल विभाजन अब आप समझ गए होंगे, न समझ में आया हो फिर क्लास को देखिएगा।
और 13 प्रश्न मैं करा चुकी हूँ। अब उसके आगे ऐप पर लक्ष्य बैच LT मेंस के लिए लक्ष्य बैच आया है। सभी लोग जुड़ जाइए। जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं, पहले से जुड़े हुए हैं, उनको 70% डिस्काउंट है। उनके लिए फ़ीस केवल 299 है और जो नए लोग हैं उनके लिए 999 है। जुड़िए और सबका PDF भी आपको मिलेगा, बहुत अच्छा कंटेंट भी मिलेगा। दावा है आप मेहनती होंगे तो मेंस निकाल ही लेंगे और इसके अलावा आपको कुछ और कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और कुछ भी नहीं, केवल मेरी क्लास से ही आपका मेंस निकल जाएगा, इतना मुझे विश्वास है। आप मन से पढ़ेंगे तो नए स्टूडेंट के लिए 999 फीस है मेंस का। जो शुरुआत के 50 छात्र होंगे उनके लिए डिस्काउंट किया गया है, उनके लिए 20% का डिस्काउंट है, 799 ही है। तो कल के डेट में 26 लोग कल जुड़े हैं लक्ष्य बैच से, नए लोग। 24 और सीटें बची हैं 799 के लिए। तो यदि आप चाहते हैं कि 799 में हम जुड़े, नए हैं, तो आप जुड़ जाइए। 799 में मेंस एग्ज़ाम की तैयारी कोई नहीं कराएगा, वो भी इतना बढ़िया। तो जुड़ जाइए क्योंकि जैसे 50 छात्र कंप्लीट होंगे फिर 999 ही रहेगा, क्योंकि मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है कंटेंट बनाने में, खोजने में, वीडियो देने में। आगाज बैच TGT PGT का है, TGT PGT में भी सिलेक्शन दिलाना है और LT में भी। मैं चाहती हूँ दोनों भर्ती है, दोनों में रिजल्ट बने। ऐसा ना हो कि मैम का फोकस किसी एक भर्ती पे ही था, एक पे मैम ने ध्यान नहीं दिया। मैं चाहती हूँ मैं दोनों पे ध्यान दूँ और दोनों जगह के बच्चे दोनों में रिजल्ट बनाएं। तो मेरा ये फोकस है। यदि आप TGT PGT वाले हैं तो आगाज बैच से जुड़िए। आगाज बैच की फीस 999 है। कल आप लोगों का टेस्ट भी है, शुक्ल जी की बुक से प्रश्नोत्तरी रहेगा। तो आगाज बैच से जुड़िए। हिंदी टीचर्स एकेडमी प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे और वहाँ से LT मेंस के लिए लक्ष्य बैच ज्वाइन करेंगे। अभी वहाँ 799 फीस दिखा रहा होगा और TGT PGT के लिए आगाज ज्वाइन करेंगे, या आप इस नंबर पे पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज देंगे तो भी जुड़ जाएंगे, ठीक। या इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं। 94 52 86 93 35। ये हमारी मेंस की आज प्रश्न तो 13 हो गए हैं, मैंने अपलोड किया। ये पहली क्लास थी थ्योरी वाली, तो मुझे लगा कि एक आध क्लासें डेमो में आप लोगों को दी जाए ताकि पता चले कि हाँ कैसे हम करा रहे हैं। अच्छा लगे तभी आप जुड़िए, ना अच्छा लगे तो फिर क्या फ़ायदा। तो इसीलिए मैं एक आध क्लासें अभी डेमो में आज मैंने दे दिया, आगे से अब ऐप पर ही रहेगा। ऐप पर भी ये भी है। और जो लोग जुड़े हैं, आपके दोस्त मित्र यदि मेंस की तैयारी करते हैं, सबको बताइए कि भाई इतने कम में इतना बढ़िया तरीके से तैयारी कहीं नहीं होगी। हर संडे को आप लोगों का टेस्ट होगा, आप लोगों की कॉपी मैं खुद चेक करूंगी, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न बना के दूंगी और देखूंगी कैसे आप लिख रहे हैं, आपके लिखने की शैली क्या है, सोचने की क्षमता कितनी है, ये मुझे अंदाज़ा भी लगेगा। तो संडे आने दीजिए। TGT PGT का भी टेस्ट होगा, LT मेंस का भी टेस्ट होगा, दोनों का PDF टेस्ट होगा बहुत शानदार तरीके से। तो जुड़िए और पढ़िए। हिंदी से तैयारी कर रहे हैं हिंदी टीचर्स एकेडमी, बस इसके अलावा कहीं आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है। नंबर है 9452869335, इस पर आप संपर्क करेंगे। और अब हम मिलेंगे अगली क्लास में। ये हमने आज काल विभाजन देख लिया, अब अगला हम देखेंगे नामकरण। तो अगली वीडियो में क्या रहेगा, नामकरण। और नामकरण से प्रश्न बन गया तो फिर हम बहुत बेस्ट तरीके से लिख के आएंगे एग्ज़ाम में। अभी काल विभाजन आपने समझ लिया, कुछ लेखकों के काल विभाजन जो हैं इतिहासकार, उनके याद कर लीजिएगा, क्योंकि वो याद रहेगा तभी आप सही कर पाएंगे। और इसी तरह से आप लोगों को लिखना रहेगा, 2-4 लोगों का याद रहेगा तो काफ़ी है, ठीक। तो उम्मीद करती हूँ क्लास अच्छी लगी होगी और अगली क्लास में अब हम लोग मिलेंगे। कोई भी डाउट हो या क्लास अच्छी नहीं लगी हो या अच्छी लगी हो, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कोई सुझाव हो वो भी दे सकते हैं। और हम मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।